चैनल एम्बिशियस साइज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एससीपीएम यानी स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 3 वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर में इन्हीं 3 वर्ड्स को जो है इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट से आपको कुछ याद आ रहा है? यस, आ रहा है। आपने सीए इंटर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी से ही चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसी से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। कॉस्ट से हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेबर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ओवरहेड्स की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स असर्टेनिंग। असर्टेनिंग का मतलब कॉस्ट को निकालना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया था कॉस्ट को। ठीक है, हम कॉस्ट अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए थे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नाम के चैप्टर में। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजरली क्या देखा था? एक देखा असर्टेनिंग, कॉस्ट को निकालते कैसे हैं, और रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूरा सब्जेक्ट का नाम था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी कुछ चैप्टर्स थे एंड में, अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, एक मार्जिनल कॉस्टिंग था, एक बजटरी कंट्रोल नाम का चैप्टर था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने सीखा कि कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, अगर आपको याद होगा, हमने वेराइंसेस निकाले थे। वेराइंसेस फेवरेबल आते थे या एडवर्स आते थे। अगर हमारे वेराइंसेस एडवर्स आ रहे हैं तो उसी से हमें पता चलेगा हमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजरली डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती है। ठीक है, अब इन 2 वर्ड्स को फर्दर चैप्टर में बताया गया है थोड़ा सा डिटेल में, तो इनको अब हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल से हमारे पास आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट कंटेनमेंट, यानी हम लिमिट कर रहे हैं, कॉस्ट को मेंटेन करके चल रहे हैं कि हमारा जो करंट कॉस्ट लेवल है उतना ही रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट हमारी लिमिट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजिंग द कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट 2 प्रकार की है, एक है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, एक है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो कि पहले चलती थी, उसमें क्या है? उसका मेन फोकस है कॉस्ट रिडक्शन, किसी भी तरीके से कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, बिजनेस को जो मर्जी हो, कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस था। अब हमारे पास जो नया आया है वो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है कि कॉस्ट मैनेजमेंट में जब हम स्ट्रेटेजी को मिला देते हैं, स्ट्रेटेजी को मिक्स कर देते हैं, मतलब कंबाइन कर देते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमारे पास आता है। ठीक है, यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है। अलाइनिंग इसमें होता क्या है? हम अलाइन करते हैं कॉस्ट को बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, मतलब कॉस्ट को जोड़ते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ। बिजनेस स्ट्रेटजीज कौन सी? जैसे हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था, एक हमारे पास होती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, तो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, फोकस स्ट्रेटजी। तो जब हम इन स्ट्रेटजीज को कॉस्ट के साथ लिंक करते करके चलते हैं, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका मेन फोकस कहाँ पे रहता है कि या तो कॉस्ट को कम कर दो और क्वालिटी वही रखो। ठीक है, या फिर हमारी उसी कॉस्ट में बेटर क्वालिटी हमें मिलनी शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो अगर कंपनी लेज़ बना रही है, ₹10 का लेज़ का पैकेट, अगर लेज़ वालों को ₹5 की कॉस्ट पड़ती है उसकी। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहेगी कि ये जो ₹5 हैं, इसी में हम बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाएँ या ज़्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट दे पाएँ कस्टमर को, या फिर हम ₹4 में जो है यही सेम टू सेम प्रोडक्ट हम तैयार कर पाएँ। तो मतलब क्या हुआ? कम कॉस्ट में सेम क्वालिटी या फिर सेम कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी जो है कंपनी स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के थ्रू लाना चाहती है। ठीक है, यही इसका मेन फोकस रहता है। नेक्स्ट अब हम नीचे जाते हैं। नीचे चैप्टर में हमें बताया गया है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे हमने ऊपर देखा कि उसका मेन फोकस रहता है कॉस्ट रिडक्शन पे, मतलब कॉस्ट को किसी ना किसी तरीके से कम करना है तो करना है, बस वहीं पे इसका फोकस है। ठीक है, तो इसका कहना है कि अगर हम कॉस्ट को कम कर देते हैं ना तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, पर एक्चुअल में ये हर केस में सही नहीं होता। ठीक है, वो कैसे? अब हम 2 एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास कि मान लो एक फैक्ट्री है, उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि हम मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाना बंद कर देते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब थोड़ी-थोड़ी देर बाद मशीनों की जो है मेंटेनेंस होती है, ताकि कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो जाए। और एक ही बार बड़ा मतलब कोई मशीन का पार्ट खराब हो गया तो सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो अफ़ेक्ट होगी, लेबर को भी पैसे देने हैं वो भी जाएँगे, वेस्ट जाएँगे। तो उसके लिए जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके चलती हैं। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो क्या कहते हैं कि आप पहले से ही सोच संभल के चलो, ताकि अ अगर डिसीज़ हो तो बाद में आपको क्योर करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? मतलब डिसीज़ हो ही ना, अगर प्रिवेंशन होगी तो डिसीज़ नहीं होगी। ठीक है? तो इसीलिए क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाई नहीं मशीन की, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं करवाई जो थोड़ी-थोड़ी देर बाद होती है, जिसके मतलब मान लो कोई छोटा-मोटा पार्ट खराब है वो सही करवा लिया या कुछ ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कराएँगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ये खुश हो गए। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, एक मेजर ब्रेकडाउन हो गया, मशीन का जो मेजर पार्ट खराब हो गया। तो उससे हुआ क्या,
इनकी हाई करेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट आई। हाई करेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? इनकी जो है लेबर कॉस्ट जो है वेस्ट गई, क्योंकि जितने दिन मशीन ख़राब रही उतने दिन जो है लेबर को फालतू पैसे देने पड़े, इनकी प्रोडक्शन रुक गई, इनकी जो है आगे ऑर्डर्स फुलफिल करने थे वो नहीं कर पाए, तो इनको कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, ठीक है? वो भी साथ में आया। और साथ में जो है इनको अगर कोई मशीन का मेजर पार्ट मेजर ब्रेकडाउन में ख़राब हुआ, मान लो कोई मशीन का इंजन या मोटर ख़राब हो गई, तो फिर इनको उसका और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। तो असल में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, बढ़ने की बजाय प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। सो इसलिए कहा गया है कि हर केस में ऐसा नहीं होता कि अगर हम कॉस्ट अपनी कम करते जाएँ तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट अब हमारी एग्ज़ाम्पल क्या है, वो ये है कि ऑटोमोबाइल बिज़नेस में आपको पता है कार्स, एक्टिवाज़ के केस में कंपनीज़ के सर्विस सेंटर होते हैं, ठीक है? तो किस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ सर्विस सेंटर जो है वो बंद कर दिए ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है? वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इन सर्विस सेंटर्स को चलाने की, इनको सैलरीज देने की, ठीक है? ऑपरेटिंग कॉस्ट की, क्यों हम इतना खर्चा कर रहे हैं? बंद कर देते हैं सर्विस सेंटर्स को, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर असल में हुआ क्या, उनकी आफ्टर सेल सर्विस खराब हो गई, ठीक है? अगर कोई हम एक्सपेंसिव चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसमें हमें आफ्टर सेल सर्विस की बहुत बड़ा उसमें रोल होता है, क्योंकि मान लो अगर कोई कार खरीदता है, अगर उसका कोई पार्ट बाई बाई चांस खराब हो जाता है, तो उसको कहाँ जाना है? सर्विस सेंटर में जाके वो सही करवाएगा। अगर सर्विस सेंटर ही नहीं होगा, तो वो कैसे वो सही करवाएगा? ठीक है? तो उसको परेशानी आएगी, ठीक है? इसलिए होता क्या है कि आजकल जब हम कोई बड़ी चीज़ लेते हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये भी बाइंग फैक्टर में कंसीडर करते हैं कि सर्विस सेंटर हमारे एरिया में उसका है कि नहीं है? अगर नहीं है, तो हम कहते हैं भी इस चीज़ को हम नहीं लेंगे, क्योंकि कल को अगर खराब हो जाती है, तो सही कौन करेगा? तो उन्होंने क्या किया, सर्विस सेंटर बंद कर दिए, तो उनकी आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल खराब हो गई, जिसके कारण उनके कस्टमर्स भी छूट गए, ठीक है? अब उससे उनका रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है? और सर्विस सेंटर जो है वो भी एक बाइंग डिसीजन में आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उनका रेवेन्यू जैसे कम हुआ, उनका प्रॉफिट भी कम हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट हर बार कम नहीं होता है, इसलिए हमको स्ट्रैटेजी को भी साथ में ध्यान में रखना ही पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हम लिमिटेशंस, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स में देखा कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो नीचे हम बात करेंगे मेजर लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, ये इग्नोर करता है कंपटीशन को, मार्केट ग्रोथ को और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को। इसको कोई लेना देना नहीं है कि बार हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है, मार्केट में ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, हमारा कस्टमर चाहता क्या है, इसका बस एक ही रट्टा लगाया इसने कि हमें बस कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, चाहे जो मर्जी हो, बाहर जो मर्जी हो, इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है? तो ये इसकी एक मेजर लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि अगर हम कॉस्ट को कम करने में फ़ोकस करेंगे, हम उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं कि बाद में जाके हमारे बिज़नेस को क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में, उसके कारण, कॉस्ट को कम कम करने के कारण। क्योंकि अगर हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं, हो सकता है हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हों, या फिर हमारे कस्टमर से उसके इम्पैक्ट पड़ रहा हो उसका, ठीक है? तो ये बाहर की चीज़ें जो हैं, उनके ऊपर जो है ये फ़ोकस नहीं करता है, ये बस अंदर की इंटरनल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, मतलब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो इसने वेरिएंसेस निकाले हैं, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारा डेटा जो है, उसके ऊपर ही बस ये फ़ोकस करता है। इसको बस है कि हमारे नंबर्स जो हैं कॉस्ट के कम हो जाएँ, ठीक है? क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे इसका जो मेजर फ़ोकस रहता है, जो इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि वो एक्सेस फ़ोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन पे। जैसे हमने ऊपर बात करी कि कॉस्ट रिडक्शन पे ही इसका मेन फ़ोकस रहता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का। इसको और कोई लेना-देना नहीं है कि बिज़नेस को अगर नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको बस कॉस्ट को कम करना है किसी तरह से। तो एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है। क्वालिटी कॉस्ट कम करने से अगर हमारी क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो हमारा नुकसान भी तो हो रहा है, ये नहीं देखता है ये, ठीक है? ये इग्नोर करता है, स्ट्रैटेजी वाला जो पार्ट है ना, वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में है ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये इग्नोर करता है मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ये कहता है मार्केटिंग मार्केटिंग तो फालतू खर्चा है, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, क्यों करें मार्केटिंग? हम तो कॉस्ट कम कर रहे हैं ना, हम एक्स्ट्रा क्यों स्पेंड करें? ये बहुत समझदार बनने की कोशिश करता है, पर असल में ये बेवकूफ़ है, क्योंकि ये मार्केटिंग के ऊपर, इकोनॉमिक्स मतलब जो डायनामिक चीज़ें हैं, जो चेंज होती हैं, उनके ऊपर फ़ोकस नहीं करता है। ये फ़ोकस करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, जो हमने खाते बनाए हैं, अकाउंट्स बनाए हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करता है, जो कि स्टैटिक और हिस्टोरिकल है, ठीक है? ये कहता है बस कॉस्ट को कम करना है, जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं ना अकाउंट के, बस उसके ऊपर फ़ोकस करता है, ये कम होने चाहिए किसी तरह से। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन। रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये फोकस नहीं करता है, ठीक है? ये ओनली क्वांटिटेटिव वेरिएंसेस के ऊपर फोकस करता है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे हम वेरिएंसेस निकालते हैं, उन्हीं नंबर के ऊपर फोकस रहता है। बाकी इसका रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन जो क्वालिटेटिव पार्ट है, जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, उसके ऊपर इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये रिएक्टिव अप्रोच रखता है। ये करेक्टिव है रेदर देन प्रिवेंटिव, मतलब कोई चीज़ हो जाती है, उसके बाद कहता है अच्छा ये हो गया, इसका ये हमारा वेरिएंस अच्छा एडवर्स आ रहा है, अब हम इसको सही करेंगे, ठीक है? ये रिएक्ट करता है, ठीक है? रिएक्टिव अप्रोच रखता है ये। इसकी वो दूसरी वाली अप्रोच नहीं है, जो मतलब प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है, इसकी रिएक्टिव अप्रोच है, ठीक है?
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शॉर्ट टर्म आउटलुक। ये बस अपकमिंग मंथ, क्वार्टर, ईयर मतलब आने वाले थोड़े से पीरियड के लिए फोकस करता है। वेयरएज़ जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आने वाले 10 साल, 20 साल, तो ये आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोकस करता है। लेकिन जो ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है वो अपकमिंग मंथ बस थोड़े से पीरियड के लिए फोकस करता है। बस इस साल की कॉस्ट कम हो जाए, इस मंथ की कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है? तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ज़रूरत क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, ऊपर की लिमिटेशंस देख के हमें पता चल ही रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है? फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या नीड थी कि हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लाना पड़ा, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या होता है, हम डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छे से हम कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम इससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ भी हमारा फोकस जाता है कि हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाएँ। क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो कॉम्पिटिटर, मार्केट, एक्सटर्नल फोर्सेस पे तो फोकस करता ही नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी का पार्ट भी आता है, तो ये बाहर के कॉम्पिटिटर्स पे भी ये एडवांटेज बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी को ये इंटीग्रेट करता है, जैसे कि हमने पहले ऊपर डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। ये बड़ी पिक्चर देखता है, सिर्फ नंबर्स को नहीं देखता कि कॉस्ट को कम करना है। ये बड़ी पिक्चर देखता है कि हमारा बिजनेस भी कैसे ग्रो हो, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन विद द डिफरेंट एक्टिविटीज़ कि कॉस्ट का बाकी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ के साथ क्या रिलेशन है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखता है, ठीक है? इसीलिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की नीड है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है क्या? वैसे तो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन बुक में थोड़ा-सा और बताया गया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। वैसे मैंने इसको बहुत समराइज़ करके यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप मॉड्यूल को भी रेफर एक बार कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम करना तो फोकस रहता ही रहता है इसका, साथ में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी हम इंप्रूव कर पाएँ। हम ऐसी स्ट्रेटजीज लगाएं कि बिजनेस में हमारी पोजीशन ऊपर जाए, ठीक है? और कंपटीटर्स के मुकाबले हमें एडवांटेज मिले। इसके ऊपर भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फोकस करता है, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं करता था। नेक्स्ट है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये डील करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों फैक्टर्स के ऊपर, ताकि हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर्स हैं। एक है वैल्यू चेन एनालिसिस, एक है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस और लास्ट वाला है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके इन तीनों को। सबसे पहले हमारे पास आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस किसने हमें दिया? माइकल पॉटर। अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सीए इंटर में था, उसमें भी हमने पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल पढ़ा था और वैल्यू चेन एनालिसिस भी पढ़ा था। वहाँ पे भी हमें बताया था कि माइकल पॉटर जो हैं, उन्होंने हमें वैल्यू चेन एनालिसिस दिया था। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने क्यों निकाला था? ताकि हम कंपटीटर्स के मुकाबले एडवांटेज गेन कर पाएँ। वैल्यू चेन में हमारे पास क्या आता है? वैल्यू चेन का मतलब है चेन ऑफ एक्टिविटीज़ लीडिंग टू फाइनल डिलीवरी एंड आल्सो इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विस। इट डिपिक्ट्स वैल्यू एक्यूमुलेशन। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में अगर आप नीचे देखोगे तो ये हमारी जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं बिज़नेस की एक्टिविटीज़, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है? तो ये सारी एक्टिविटीज़ को मिला के ये जो चेन बन रही है, ये जो चेन बन रही है सभी एक्टिविटीज़ की, जो कि स्टार्ट होती है कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर लाना और परचेज़ करना, वहाँ से जो स्टार्ट हो रही है और आफ्टर सेल सर्विस तक ये जो है चीज़ें चल रही हैं, ये सारी किसके अंदर आती हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर, ठीक है? हमारी जो वैल्यू हर एक एक्टिविटी के बाद वैल्यू क्रिएट हो रही है। अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है मतलब रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री में आता है, तो उससे भी कुछ वैल्यू क्रिएट होती है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, उससे जो है वैल्यू क्रिएट हो रही है। फिर उसके बाद जो हमने जो फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उसको जब हम कस्टमर्स तक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करके पहुँचाते हैं और फिर हम मार्केटिंग या सेल्स करते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स और बढ़ें, इन सब से जो है वैल्यू क्रिएट हो रही है। एड आफ्टर सेल सर्विस यानी कि इंस्टॉलेशन, रिपेयर या फिर उनको गाइड करना कैसे चीज़ को यूज़ करना है, तो इस इन सब में जो है वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस में पता चलता है कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इनको सेग्रीगेट किया जाता है कि ये एक्टिविटीज़ हैं, इनसे हमारी वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है? नेक्स्ट इट डिपिक्ट्स वैल्यू एक्यूमुलेशन, मतलब हर एक एक्टिविटी के बाद जो है वैल्यू एक्यूमुलेट होती जाती है और एंड पे जो वैल्यू है वो कस्टमर को मिलती है। से एक्टिविटीज़ हमने देख ली। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है? नीचे हम आगे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ठीक है? मतलब इनका डायरेक्ट लिंक है या इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में और कस्टमर तक पहुंचने में और उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी, ये सारी एक्टिविटीज़ का जो है वो
डायरेक्ट लिंक रहता है उस प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस की ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इन एक्टिविटीज़ को कहाँ डाला जाता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? रिसीविंग, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना किसी वेयर हाउस में, देन उसके बाद उसको हैंडल करना रॉ मटेरियल को। ये सारा किस में आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। मतलब रॉ मटेरियल को रिसीव करना, उसको स्टोर करना और उसको बाद में हैंडल करना। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है लोकेशन से, मतलब हम काम कहाँ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का, लोकेशन का, इन दोनों का बहुत बड़ा लिंकेज है। क्यों वो कैसे? अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू, मैं आपको समझाता हूँ। जो शुगर इंडस्ट्रीज़, शुगर मिल्स हैं ना, वो मोस्टली कहाँ ऑपरेट करती हैं? यूपी में। क्यों ऑपरेट करती हैं? क्योंकि यूपी एक शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 46% पूरा जो इंडिया का प्रोडक्शन है शुगर केन का, वो यूपी में होता है। तो मान लो अगर हमारी फैक्ट्री जो है, जो हमारी मिल है शुगर की, अगर वो यूपी में ही रहेगी, तो हमारा जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसकी कॉस्ट, हमारी स्टोर करने की कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी दूर-दराज़ एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं होती या आस-पास कहीं नहीं होती। तो अगर हम उसी स्टेट में ही वो काम कर रहे हैं, जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, तो हमारी रॉ मटेरियल की इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है, वो कम हो जाती है। ठीक है? इसलिए लोकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की केस में। ठीक है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट आर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आपको पता है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस को हमें बहुत ही डेप्थ में देखना पड़ता है, क्योंकि यही जो है मेन जो काम होता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो ऑपरेशंस में ही होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऑपरेशन से ही ऑपरेशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। इट माइट बी पॉसिबल दैट इन सम ऑपरेशनल एक्टिविटीज वी डोंट हैव कोर कॉम्पिटेंसी, आउटसोर्स इट। ठीक है? देखो, हो सकता है कि कुछ ऐसी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हों जहाँ पे हमारी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, जहाँ पे हमारा एज नहीं है। तो उन काम को हम क्या कर सकते हैं? आउटसोर्स कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एप्पल जो है, वो डिज़ाइन करता है अपने प्रोडक्ट को और सेल करता है। मतलब आईफ़ोन को एप्पल जो है, वो डिज़ाइन भी एप्पल करता है खुद, और उसको सेल भी एप्पल ही करता है। लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एप्पल खुद नहीं करता, वो उसको आउटसोर्स कर देता है। ठीक है? जहाँ पे रिसोर्स कॉस्ट कम है, फॉर एग्जांपल चाइना में या इंडिया में, जहाँ पे रिसोर्सेज़ की कॉस्ट कम है, लेबर की कॉस्ट कम है, तो वहाँ पे वो उसको आउटसोर्स कर देता है, ताकि उसकी अ, जो ऑपरेशंस की कॉस्ट है, वो कम आए। ठीक है? तो इससे जो है वैल्यू क्रिएट होती है, उसकी ऑपरेशंस में जो है उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिलीवरिंग फिनिश गुड्स टू द कस्टमर्स। मतलब जो फिनिश गुड्स जो है, जब वो फैक्ट्री में बन गया, उसको स्टोर करते हैं हम। फिर उसके बाद कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना, ये सब एक्टिविटीज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं। वेयर, व्हेन, हाउ टू डिलीवर, ये सब क्वेश्चंस हम किस में एड्रेस करते हैं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो ऑफर करते हैं डिलीवरी एट शिपिंग एड्रेस। जो आपने शिपिंग एड्रेस दिया है, उससे अलग आप बिलिंग एड्रेस दे सकते हो। मतलब बिल टू शिप टू जैसे होता था जीएसटी में, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपने बिलिंग एड्रेस कोई और दिया है, लेकिन आप शिपिंग एड्रेस कोई और भी दे सकते हो। तो इससे वेयर जो है, वो हमारा एड्रेस हो जाता है, फिर कहाँ पे हमें डिलीवर करना है। देन हमारे पास आता है कि वो जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो स्पेसिफ़िक टाइम फ्रेम पे डिलीवरी देते हैं। मतलब व्हेन जो एड्रेस हो जाता है इससे हमारा भी, आपको किस टाइम पे डिलीवरी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी डिलीवरी मतलब हाउ, इससे हमारा एड्रेस होता है कि कैसे आपको डिलीवरी कैसे चाहिए, वो इससे एड्रेस कर रहे हैं कि आपको हम कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिकल इनसाइट गिवन था, जो कि प्लेस ऑफ बिज़नेस के रिगार्डिंग है। ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील ने अपने जो ऑपरेशंस है, जो अपना काम है, स्टार्ट किया था जमशेदपुर में। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो ये था कि ये बहुत ही पास था आयरन ओर, कोल और मैंगनीज़ डिपॉज़िट के। ठीक है? जमशेदपुर जो इलाका है, उसके पास बहुत सारी आयरन ओर्स, कोल और मैंगनीज़ जो है, उसके डिपॉज़िट थे। ठीक है? मतलब जो टाटा स्टील है, तो इसका मेन रॉ मटेरियल ही यही है। ठीक है? तो ये मतलब जमशेदपुर में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसके पास ही रॉ मटेरियल है। बिल्कुल जो लोकेशन है रॉ मटेरियल की, वो बिल्कुल जमशेदपुर के पास है। एज़ वेल एज़ टू इट्स मार्केट, कोलकाता। मतलब जमशेदपुर के पास रॉ मटेरियल, और जो मार्केट जो है इनकी, वो कोलकाता जो है, वो भी इसके पास ही पड़ता है, जमशेदपुर के पास। मतलब हमारा रॉ मटेरियल भी पास में है, हमारी मार्केट भी पास में है, तो हमें दोनों तरफ से फ़ायदा है। कैसे? हमारी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स दोनों की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि दोनों हमारे पास में ही है। अगर दोनों में से एक भी दूर है, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है, वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने बहुत ही दिमाग लगाकर जो है ये डिसीजन लिया था। सो इट हेल्प्ड इन ईजियर एंड लो कॉस्ट इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है? नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, जो कि है मार्केटिंग एंड सेल्स।
इसमें क्या आता है, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, मार्केट में पहले रिसर्च करना ताकि हम मार्केटिंग मिक्स अपना ढूंढ पाएँ, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पहले तो ये 4 होते थे, 4 पीस इनको कहा जाता था, लेकिन बाद में ये 3 भी आए, ठीक है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ये मार्केटिंग मिक्स में आते हैं मेरा मतलब। देन अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हम एग्जांपल हमारे पास है मैकडी का, मैकडॉनल्ड्स आप सबने सुना ही होगा। तो मैकडॉनल्ड्स क्या है, पहले तो आपको पता है मैकडॉनल्ड्स बाहर की कंपनी है। तो इन्होंने जब इंडिया में एंटर करना था, इन्होंने मार्केट रिसर्च करी, ठीक है, और मार्केट रिसर्च करके अपना जो है मॉडिफाई करा मार्केटिंग मिक्स, मतलब इंडिया के हिसाब से मार्केटिंग मिक्स रखा। वो कैसे, इन्होंने चिकन पैटीज़ की जगह आलू टिक्कीज़ डाली, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पीपल वेजिटेरियन हैं, इसलिए इन्होंने चिकन, बाहर जो है बहुत सारे मोस्टली पीपल जो है वो नॉन वेज हैं, तो वहाँ पे चिकन पैटीज़ चलती हैं, तो इन्होंने उसकी जगह इंडिया में चिकन पैटीज़ की जगह आलू टिक्की डालनी शुरू कर दी। नेक्स्ट, इंडिया में जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव है, ठीक है, इसलिए इन्होंने प्राइसेस भी लो कर दिए। फिर बहुत सारी इन्होंने इंटेंसिव प्रमोशन करी और सिटिंग अरेंजमेंट्स भी रखे। बाहर आपको अगर पता होगा तो बाहर जो है लोग कार में जाते हैं, विंडो के थ्रू अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं, बैठे-बैठे कार में ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन इंडिया में जो ऐसा सिस्टम नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट्स रखे, क्योंकि इंडिया में लोग रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे अंदर बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, तो इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट्स भी रखे। तो इन्होंने क्या किया, अपना मार्केट रिसर्च जो करी, तो अपना मार्केटिंग मिक्स को जो है इन्होंने मॉडिफाई करा अकॉर्डिंग टू द इंडियन ऑपरेशंस। तो ये जो है एग्जांपल है मार्केटिंग की। और बुक में एक और चीज़ बताई गई थी कि अगर हम बात करें 4 पीस को हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर फोकस भी हम रख सकते हैं। वो कौन-कौन से उसमें आएँगे, प्रोडक्ट की जगह हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर वांट्स एंड नीड्स, मतलब कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है और उसकी क्या वो चाहता है। वो प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। प्राइस को हम कैसे बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर फोकस, कॉस्ट टू सैटिस्फाई, मतलब कौन-सी कॉस्ट पे जो हमारा कस्टमर जो है वो सैटिस्फाई हो सकता है। प्लेस को हम कैसे बता सकते हैं, कन्वीनियंस टू बाय, कस्टमर कहाँ पे कन्वीनिएंट है बाय करने के लिए। नेक्स्ट, पीपल को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे हम पीपल को कम्युनिकेट करें। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ अगर कस्टमर फोकस बताना चाहिए तो ये जो 3 है और एक ये है, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और जो नीचे वाले 3 हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये मेजरली डील करते हैं सर्विस सेक्टर के रिलेटेड, मतलब ये मोर रिलेटेड है प्रोवाइडिंग सर्विस के रिलेटेड, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड है और ये सर्विस के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल इनसाइट, एक और गिवन था बुक में, वो मार्केटिंग इंपॉर्टेंस के रिलेटेड है। तो इसमें हमें क्या बताया गया, लेट द कस्टमर परसीव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एन एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू बताना थ्रू मार्केटिंग। वो कैसे, एग्जांपल्स हैं हमारे पास, क्रिएटिंग टैगलाइंस, टैगलाइंस कंपनीज ने क्रिएट करी हुई हैं ताकि कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट आए इन लाइन्स के थ्रू। फॉर एन एग्जांपल आपने सुना होगा 2 मिनट नूडल्स, जैसे मैगी का आता है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो आपको कन्वीनियंस दे रहे हैं कि 2 मिनट में ही जो है आपकी मैगी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट भी, हेल्थ भी। तो इससे फोकस कहाँ जाता है कस्टमर का, जो हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं कस्टमर्स, उनके अट्रैक्ट करने के लिए जो है उनको वैल्यू पता चलती है कि इसमें हेल्थ का जो कंपोनेंट है वो भी है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है 2 मिनट में खुशियाँ, मतलब हैप्पीनेस को वो टारगेट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंस बताइए कि मार्केटिंग करके हम ये जो चीज़ें हैं ना, कन्वीनियंस, हेल्थ, हैप्पीनेस, इससे हम इनको हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 मिनट में नूडल्स से हम बता सकते हैं कि हम बहुत कन्वीनिएंट प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। टेस्ट भी, हेल्थ भी हमारा बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। 2 मिनट में खुशियाँ, हम खुशियाँ बाँट रहे हैं, मतलब आप हैप्पी हो जाओगे हमारा प्रोडक्ट लेकर, ठीक है। तो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है। सो यस, लास्ट हमारा जो रह गया वो है आफ्टर सेल सर्विस। प्राइमरी एक्टिविटी का लास्ट एक्टिविटी जो है वो है आफ्टर सेल सर्विस। सो आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल होती हैं, ठीक है। मतलब कोई सामान अगर कंपनी ने बेचा, उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब मतलब उस कस्टमर के पास वो चीज़ पहुंच गई ना, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आती हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, इंस्टॉलेशन फॉर एग्जाम्पल आपने एसी खरीदा, तो एसी को इंस्टॉल करने वाली सर्विस जो है वो आफ्टर सेल सर्विस में आती है। ट्रेनिंग, अगर आपने मान लो कोई चीज़ ली है, ठीक है, कोई इंडक्शन लिया या कुछ भी लिया, तो वो आपको बताएंगे कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो ट्रेनिंग में आ जाता है। रिपेयर, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप दोबारा से सर्विस वाले बंदे को फ़ोन करते हो कि ये हमारी रिपेयर कर जाओ, तो वो भी सेल के बाद जो एक्टिविटी हो रही है उसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर रेलेवेंट फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो आफ्टर सेल सर्विस है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है रेदर देन एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, यानी खाने पीने की आइटम्स जिनकी एक्सपायरी बहुत जल्दी होती है, वो वाली आइटम्स, शैम्पूज़ वगैरह, ये एफएमसीजी कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मान लो हमारी गाड़ी हो गई, एसी हो गया, ऐसी चीज़ें जो हमारी एसेट्स हैं, वैसी जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे कई सालों तक चल जाते हैं, ठीक है? तो उन केसेस में क्या होता है कि हमें उस चीज़ को थोड़े-थोड़े टाइम बाद रिपेयर या कुछ सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें वही बताया गया कि आफ्टर सेल सर्विस ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में ज़्यादा रेलेवेंट रहती है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल इस केस में क्या गिवन है? सर्विस स्टेशन नेटवर्क, ठीक है? सर्विस टाइम, क्वालिटी आर की एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है, उसमें सर्विस स्टेशन का नेटवर्क कैसा है? कितना बड़ा नेटवर्क है? सर्विस का टाइम कितना लगता है? सर्विस की क्वालिटी कैसी है? ये जो हैं बहुत ही की एस्पेक्ट्स हैं वैल्यू क्रिएशन में, ठीक है? इस इंडस्ट्री के लिए। इन दिस सेक्टर सर्विस कॉस्ट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाइल परचेजिंग। तो इस सेक्टर में क्या है कि सर्विस कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। मान लो अगर कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ मैं, तो मैं ये भी देखूँगा कि इसकी मेरी सर्विस कॉस्ट कितनी लगेगी। हर साल बाद अगर एनुअल मेंटेनेंस होती है, तो हर साल बाद मेरी सर्विस कॉस्ट कितनी जाएगी। गाड़ी की कॉस्ट तो मेरी लग रही है, मान लो 10 लाख मेरी गाड़ी की कॉस्ट लग रही है, तो हर साल मेरा मान लो अगर 10,000 भी लग रहा है, तो मेरा सर्विस की कॉस्ट में भी जाएगा। तो मैं उसकी भी कैलकुलेशन करूँगा खरीदने वक़्त, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़, ठीक है? सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज़ में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि लीगल, जनरल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, ठीक है? ये फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट। ये जो सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये हर प्राइमरी एक्टिविटी में इनका कोई ना कोई काम आता है, ठीक है? इस मतलब ये है कि फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, ये हर प्राइमरी एक्टिविटी में, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेज़ करना, तो हर एक प्राइमरी एक्टिविटी में आपको कुछ ना कुछ परचेज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स भी हर एक प्राइमरी एक्टिविटी में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? बिना ह्यूमन के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़, मशीन्स भी अगर होंगी ऑपरेशंस में, तो उसको ऑपरेट करने वाला तो ह्यूमन ही होगा ना, ठीक है? तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें क्या आता है कि हाउ द फर्म इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? फर्म जो है हमारी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हमारा स्ट्रक्चर जो है इसमें आ जाता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं मेजरली, वो फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जर्नल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, वही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डील करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हाउ फर्म यूजेस टेक्नोलॉजी, फर्म टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ लाइक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी, इनमें टेक्नोलॉजी की ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कवर होती हैं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटी में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हो जैसे ये है, मान लो गुड्स यहाँ से यहाँ पे आते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से फैक्ट्री में गुड्स आए, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही मान लो ई-वे बिल वगैरह भी तो बनता है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही, वेबसाइट के ऊपर ई-वे बिल बनता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है? फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं, फिनिश गुड्स बन रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग वगैरह होती है, ठीक है? कि इतना रॉ मटेरियल आया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तो वो किसी सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यहाँ पे भी यूज़ है, ठीक है? ऐड हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका भी, इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आफ्टर सेल सर्विस आजकल ऐप्स पे ही हो जाती है, हम टिकट रेज़ करते हैं, कंप्लेंट रेज़ करते हैं ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इनका हर एक प्राइमरी एक्टिविटी में कोई ना कोई यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? पीपल, ठीक है? तो ये किसके साथ डील करता है कि लोग जो हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, ठीक है? इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? हायरिंग, लोगों को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनमें एक अच्छा कल्चर मेंटेन करके रखना, ये सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है खरीदना। इसमें मटेरियल्स तो खरीदते ही खरीदते हैं हम, अदर रिसोर्सेज में इसमें आते हैं, ठीक है? मतलब कोई एसेट खरीदना, किसी मान लो अगर हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस के लिए कोई चीज़ खरीदना, कुछ भी परचेज़ करना। परचेज़ सिर्फ मटेरियल का ही नहीं, ये आपने ध्यान रखना कि अकेला मटेरियल के साथ नहीं है डील कर रहा, सारे रिसोर्सेज, मटेरियल तो है ही, अदर रिसोर्सेज भी प्रोक्योरमेंट में आते हैं, ठीक है? एक्टिविटीज़ इसमें कौन कौन सी आती हैं? वेंडर को ढूंढना, ठीक है? उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, और प्राइस नेगोशिएशन, वेंडर को कहना कि नहीं नहीं आप थोड़ा कम करो, ठीक है? प्राइस को नेगोशिएट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? प्रोक्योरमेंट में। अब इसमें जो मेजर एक डाउट आता है बच्चों को, वो ये होता है, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ही परचेज़ को ले लेते हैं, लेकिन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रिसीविंग, स्टोरिंग और हैंडलिंग आता है, रॉ मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना। इसमें परचेज़ का कहीं पे भी नाम नहीं है। सो प्रोक्योरमेंट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू परचेज़, ठीक है? तो हमारी ये जो है वैल्यू चेन एनालिसिस जो है इसमें
वैल्यू चेन की जो एक्टिविटीज़ हमने ऊपर कवर कर ली हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग की वैल्यू ड्राइवर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज़। मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ढूंढते हैं कि हमारी की वैल्यू ड्राइवर्स क्या हैं, जो वैल्यू को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करेंगे हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमें एक एज देने में। तो हम कैसे देखेंगे? हम एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं, वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ पे हम फोकस करेंगे, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को हम एलिमिनेट करेंगे। जब हम वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हमारे वैल्यू ऐड कर रही हैं, उनके ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि हम बेटर क्वालिटी के ऊपर फोकस कर पाएंगे, हम बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हमें वैल्यू दे रही हैं, अगर हम उनके ऊपर फोकस करेंगे हम उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे और उससे हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली स्ट्रेटजी आ जाती है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को जब हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब फालतू एक्टिविटीज़ को जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उससे हमारा कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट कम हो रही है तो हम कॉस्ट लीडरशिप जो है स्ट्रेटजी, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं: इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस और सेगमेंटेशन एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, कि जो जिस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, उसमें हम ढूंढते हैं, डिटरमिन करते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर है तो कितनी है और हमारे लिए सूटेबल है। इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं बेसिस ऑफ कंपटीशन, किस बेस पे कंपटीशन हो रहा है, कॉस्ट के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, तो कंपटीशन किस बेस पे हो रहा है, और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी में हम क्या देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, तो क्या वो की सक्सेस फैक्टर्स हमारे पास हैं, वो हम कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं कि कस्टमर क्या है और मार्केट क्या है, मतलब सेगमेंट्स देखते हैं मार्केट की, कि अगर ये सेगमेंट हैं, अगर प्रीमियम सेगमेंट है और इस प्रोडक्ट की अगर लो लेवल सेगमेंट है या मीडियम सेगमेंट है, तो हमें किस सेगमेंट में जाना चाहिए, कहाँ पे हमें मासेस को केटर करना है या प्रीमियम कस्टमर को केटर करना है, वो सेगमेंटेशन एनालिसिस में आता है। हम कस्टमर को केटर करते हैं, डिफरेंट मार्केट्स को जो है वो देखते हैं कि हमें जाना कौन से कस्टमर के ऊपर फोकस करना है, कौन सी मार्केट पर फोकस करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू शॉप मॉडल जो है बेसिकली सर्विस वैल्यू चेन इसको कहा जाता है। ये किसके लिए? सर्विस सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हम देखें जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो तो काम आता है मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए आ जाता है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल, फिर उसको हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से हम उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। पर सर्विस सेक्टर में रॉ मटेरियल क्या है, उसके क्या हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इसलिए वो वैल्यू चेन एनालिसिस सर्विस सेक्टर के ऊपर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वैल्यू शॉप मॉडल लाया गया था। वैल्यू शॉप मॉडल में क्या बताया गया है कि इसमें हम मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं जैसे मैन, मशीन, मनी, नॉलेज, ये रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यूज़ कौन करता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स जैसे कि बीसीजी, मैकेंजी, डिलॉयट, बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वाले, डेटा प्रोसेसिंग सॉल्यूशन, मतलब जो सर्विस सेक्टर के रिलेटेड है। मेनली जो सर्विस सेक्टर में होते हैं उनका काम क्या होता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये वो उनके लिए वैल्यू शॉप मॉडल काम आता है। ये फर्म्स क्या करती हैं? ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं बेटर दैन द क्लाइंट, फास्टर दैन द क्लाइंट, ठीक है। इनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट, और इसलिए जो है ये जल्दी और अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्लाइंट की, ठीक है। क्योंकि ये लिखा है ड्यू टू दे प्रोसेस मोर इन्फॉर्मेशन, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड, उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, तो इसलिए ये अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ वैल्यू शॉप मॉडल में जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम को ढूंढना और उसको एक्वायर करना, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, उसके बाद चूज़ किसको करना है, उसके बाद चॉइस आ जाती है, ठीक है। फिर उस जो हमने चूज़ किया वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है जो हमने इम्प्लीमेंट किया क्या वो अच्छे से चल रहा है, उसके बाद हम मॉनिटर और इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इसमें सेम रहती हैं, जो हमारी वैल्यू चेन एनालिसिस में थी वही वाली इसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो कि थी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इसमें सेम रहती हैं, बस प्राइमरी चेंज हो जाती हैं कि प्रॉब्लम को ढूंढना, उसको सॉल्व करना, अलग अलग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे, चूज़ करना और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके देखना कि अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। हम इसमें देखते हैं कि हमारी कंपनी की रिलेटिव पोजीशन क्या है,
बाकियों के कंपैरिजन में हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन का मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। और हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी पोजीशन कैसी है और हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। पोजीशन जैसे आपको पता है बैलेंस शीट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट, और परफॉर्मेंस हमारी कहाँ से पता चलती है, पीएल से। वैसे ही हम कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी का हम देखते हैं स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में कि कंपनी की पोजीशन कैसी है और कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है इन कंपैरिजन टू पीयर्स अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री। अब हम अपनी इंडस्ट्री के साथ वालों से ही हम कंपेयर करेंगे ना, किसी दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो वो तो वॉइड हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों करते हैं हम कंपैरिजन, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस टारगेट सेट कर सकें कि अगर उस कंपनी ने इतना अचीव किया है तो हमें भी ये हमने अचीव करना है आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में, ठीक है। कैसे हम अचीव करेंगे, और देन हम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करेंगे कि हम क्या हमने वो अचीव किया, कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, उसको हम इवैल्यूएट भी करेंगे। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, टाटा मोटर्स वर्सेस टाटा मोटर्स के कॉम्पिटिटर्स उस इंडस्ट्री में और कौन कौन है, जैसे कि मारुति, टोयोटा, होंडा, हुंडई। इनके साथ ही हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके पेयर्स हैं, ठीक है। सेम इंडस्ट्री में है पर इनका सेम प्रोडक्ट है, प्राइस भी सिमिलर है और फ्यूचर्स भी सिमिलर है। अब हम टाटा मोटर्स की अगर हम कंपैरिजन किसी सुपर कार से करने लग जाएंगे तो वो भी कंपैरिजन थोड़ा सही नहीं रहेगा। अगर हमें अपनी पोजीशन को एनालाइज करना तो हमें अपने पेयर्स के साथ करना पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट वैल्यू डिफरेंटली दैन राइवल्स, इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम अपने राइवल से कैसे हम वैल्यू डिफरेंटली क्रिएट करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, या तो हम सेलिंग प्राइस बढ़ा दें और इससे हमारा प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हम ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो हम कुछ प्रीमियम ऑफ़र करें कस्टमर को, या तो हम बेटर क्वालिटी ऑफ़र करें या कुछ डिस्टिंक्टिव कुछ अलग दें जिसके कारण हम ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज कर पाएँ, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरा, हम राइवल से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरा तरीका है कि या तो हम कॉस्ट को कम कर दें लेकिन क्वालिटी एक्सेप्टेबल ही हो, ये नहीं कि कॉस्ट को कम कर दिया और क्वालिटी भी ख़राब हो गई है। तो कॉस्ट को कम कर दें, राइवल से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगी, सारे कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। और जिस केस में हम डिस्टिंक्टिव कुछ चीज़ दे रहे हैं, कुछ अलग दे रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन दे रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वाली स्ट्रेटजी आ जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर पैटर्न एंड ऑल दिस। स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कल्चर क्या है कंपनी का, बिलीव्स क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हमें हेल्प करते हैं इन अप्रेजिंग द विजन एंड वैल्यूज़। मतलब हमारी विजन और वैल्यूज़ को कंप्लीट करने में ये चीज़ें मदद करती हैं, कल्चर, बिलीव्स, एजम्पशंस। विजन क्या होती है, एस्पिरेशन स्टेटमेंट, वट वी एस्पायर टू बी, हम क्या करना चाहते हैं वो विजन से हमें पता चलता है। और वैल्यूज़, वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि हम ये चीज़ें करते हैं, ये वैल्यूज़ हम फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं और ये हम यूज़ करेंगे टू अचीव दिस विजन। सो एग्जाम्पल इन दिस केस इज गूगल। गूगल की विजन क्या है, टू प्रोवाइड असेस टू वर्ल्ड्स इन्फॉर्मेशन इन वन क्लिक। गूगल की विजन है कि वो पूरी दुनिया को एक क्लिक में पूरी इन्फॉर्मेशन का असेस करवाना चाहते हैं। और इस विजन को पूरा करने के लिए वो क्या वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, वो कमिटेड टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव लाइव्स ऑफ मैनी। वो कमिटेड हैं कि वो बहुत सिग्निफिकेंटली लोगों की, बहुत सारे लोगों की वो लाइव्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं विद दिस। एक क्लिक में वो लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जिससे लोगों की ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट पड़े। तो उसके बाद बुक में एक कंसेप्ट इनसाइट गिवन है जो कि है DOCS, यानी डेनिसन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सर्वे। ये 50 क्वेश्चंस का एक सर्वे है, ठीक है। जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस सर्वे को फिल करती है तो उससे पता चल जाता है कि कल्चर कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो किस ट्रेड्स के बेस पे पता चलता है, अडेप्टेबिलिटी, मिशन, इन्वॉल्वमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये 4 ट्रेड्स के बेस पे पता चल जाता है, ठीक है। तो कल्चर जो है वो स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है किस चीज़ को, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और बिजनेस ग्रोथ को। वो कैसे, अभी देखते हैं। दिस दीज 3 विल इंक्रीज इफ कल्चर इज़ गुड एंड वाइस वर्सा। उनका कहना है कि अगर कंपनी का कल्चर अच्छा है तो फिर लोग जो हैं वो अच्छे से काम करेंगे, जिससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगी इक्विटी के ऊपर और टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो है कंपनी अच्छे रिटर्न जो है वो कमा पाएगी। और अगर जो कंपनी में जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे कल्चर इतना अच्छा है तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। उनका पॉजिटिव एक अप्रोच होगी जिससे वो अच्छे से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी अच्छी रहेगी। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है बिजनेस ग्रोथ। अगर कल्चर बहुत अच्छा है तो लोग जो हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे और बिजनेस भी हमारा ग्रो होगा। वो अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे जिससे हमारी बिजनेस ग्रोथ होगी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास है स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि जैसे हम एग्जाम्स में एनालाइज करते हैं कि ये ए कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर्स हैं, ये बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, ए पे ज़्यादा ध्यान देना है, बी पे थोड़ा कम देना है, सी पे उससे थोड़ा कम देना है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी जैसे कस्टमर्स हो गए, हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स और मीडिया वाले हो गए, और साथ में जिन्होंने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, तो कस्टमर्स, ये सारे जो हैं ये स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका एक बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेक्टेशन में हम बात करेंगे मैंडलोस मैट्रिक्स की भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेक्टेशन में आता क्या है, कि स्टेक होल्डर्स को चाहिए क्या और वो हमारे साथ कितना कोऑपरेट करने को तैयार है। ये उनके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स में पता चल जाता है, ठीक है। क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंसेस और एक्सपेक्टेशन में आती हैं। क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स को चाहिए, जो कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ को जो चाहिए, वो कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में उन्होंने पहले से ही लिखा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कंपनी की मिशन स्टेटमेंट या कंपनी के ऑब्जेक्टिव में कि स्टेक होल्डर्स को चाहिए क्या, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल इस केस में है गूगल के की स्टेक होल्डर्स कौन है, उसके यूज़र्स। अगर यूज़र्स ही नहीं होंगे तो गूगल ही नहीं होगा, ठीक है। अब यूज़र्स को चाहिए क्या, हमने यहाँ पे देखा ना कि व्हाट दे वांट। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट दे वांट, तो यूज़र्स को चाहिए क्या, उनको चाहिए कन्वीनियंस, कि बहुत एक क्लिक पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फ्री एक्सेसिबिलिटी, फ्रीली मिल रही है, सिर्फ इंटरनेट चाहिए, ठीक है, कोई पैसे नहीं लग रहे सर्च करने के लिए। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है गूगल का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है मिशन में पता चल जाती हैं। तो गूगल का मिशन क्या है, टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली असेसिबल एंड यूजफुल। ये सारी चीज़ें अगर आप देखो इसके साथ को रिलेट कर रही हैं, ठीक है, कि जो स्टेक होल्डर्स को चाहिए वो मिशन में भी आ रहा है। अब बात करते हैं मैंडलोस मैट्रिक्स की। मैंडलोस मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनका कितना इम्पैक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और हमें कितना उनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कैटेगरी के चैप्टर्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू सी कैटेगरी, वैसे ही अच्छे जो जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जिनका कम इंटरेस्ट और कम इन्फ्लुएंस है, कम पावर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके ऊपर ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो डी कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगे, जिनको हम मार्जिनल प्लेयर्स भी कहते हैं। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं क्या है मैंडलोस मैट्रिक्स। वैसे ये इंटर में भी हमने एक बार पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हाई पावर, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले कॉलम की जहाँ पे लिखा हुआ है की प्लेयर्स। अगर आप देखो इनकी पावर भी हाई है और इनका इंटरेस्ट भी हाई है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मतलब ये जो हैं ये की प्लेयर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये मान लो इनको आपको ज़रूर से फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर फोकस नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इनके कारण ही जो है हमारा बिजनेस चल रहा है। ये इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हो गए या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। ये की प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर फोकस करना है, एक्टिवली एंगेजमेंट, इनके साथ एक्टिव एंगेजमेंट रखना है, ठीक है। इनको सेटिस्फाई करना है अच्छे से। और स्ट्रैटेजी ड्राइवर, मतलब यही बताते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। इनको आपने अपडेटेड रखना है हर एक स्ट्रैटेजिक चेंज के ऊपर, कोई भी चेंज हो रहा है इनको अपडेटेड ज़रूर रखना है। ये की प्लेयर्स हैं, ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाई पावर और लो इंटरेस्ट की। उसमें हमारा आ जाता है ये वाला इन्फ्लुएंशियल। तो इन्फ्लुएंशियल में अगर हम बात करें, जो इन्फ्लुएंस जिनका हमारे बिज़नेस के ऊपर है पर उनका इंटरेस्ट इतना नहीं है, मतलब उनके पास पावर तो है पर इतना इंटरेस्ट नहीं है हमारे बिज़नेस में, तो इसमें एक वार्निंग है साइन कि दे मे जॉइन विद की प्लेयर्स। ये अगर की प्लेयर्स को जॉइन कर जाते हैं तो इनका इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंशियल तो हैं, तो इसलिए हमें इनको सेटिस्फाइड रखना है, ठीक है। ये पोटेंशियली इन्फ्लुएंशियल हैं, ये इनके पास पोटेंशियल है कि ये की प्लेयर्स बन सकते हैं, तो इनको आपने सेटिस्फाइड रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई इंटरेस्ट और लो पावर। इसमें हमारा आ जाता है ये अफेक्टेड वाले स्टेक होल्डर्स। इनको आपने क्या करना है, इनके पास पावर तो नहीं है पर इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको आपने इन्फॉर्म्ड रखना है, कुछ भी होता है बिजनेस में इनको इन्फॉर्म्ड रखो। ये ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास हाई पावर है और ये भी की प्लेयर्स बन सकते हैं। ये एक वार्निंग साइन होता है कि ये वहाँ भी जा सकते हैं, इनके पास हाई पावर वालों के साथ अगर ये मिल जाते हैं तो ये भी की प्लेयर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो लो पावर और लो इंटरेस्ट। इनके ऊपर मिनिमम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्जिनल प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया वगैरह हो गया, दे एक्सेप्ट द पोजीशन एंड लीस्ट रेजिस्टेंट। ये पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है बिजनेस से, और ये रेजिस्ट भी नहीं इतना करते हैं। इनको आप देखो ये कर क्या रहे हैं,
ठीक है? मॉनिटर तो करना है इनको, ये नहीं कि इनको बिल्कुल ही आपने ध्यान नहीं देना और पर एफर्ट मिनिमम ही हमारा लगेगा इनके ऊपर, ठीक है? सो दिस वाज़ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको कुछ समझ आया हो कुछ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई फीडबैक भी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और